किसान भाइयों सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। उगते सूरज और चलती ठंडी हवा के साथ आज के कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई नई तकनीक के बारे में जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं खास झलकियों पर। गुणवत्ता युक्त फलों की प्राप्ति के लिए स्ट्रॉबेरी की फसल में जरूरी कार्य। लहसुन की फसल में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों पर जरूरी सलाह। किसान भाइयों, बागबानी के अंतर्गत अगर स्ट्रॉबेरी की बात करें तो इसकी खेती प्रायः ठंडे प्रदेशों में की जाती है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता एवं अच्छी बाजार मांग के कारण प्रदेश के कुछ किसान भाई नेट हाउस में स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं। पर स्ट्रॉबेरी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ प्रबंधनों को करना जरूरी होता है, जिनमें खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ फसल सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप किस तरह से करें इन कार्यों को, इस बारे में अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक प्रगतिशील किसान अरविंद धाकड़। इस समय हम स्ट्रॉबेरी के प्रबंधन की बात करेंगे। अभी जो भी जिन किसानों ने स्ट्रॉबेरी लगाया है वो लगभग 1.5 महीने का हो गया होगा। तो उसको देखते हुए 1.5 महीने में हम इस समय क्या करना चाहिए वो मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उगाते हैं जो कि फसल के साथ पोषक तत्व, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके कारण पौधे कमजोर हो जाते हैं और उत्पादन में कमी आ जाती है। साथ ही साथ यह खरपतवार कीट एवं रोगों को भी आमंत्रित करते हैं। तो आप समय समय पर निदाई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। जैसे कि अभी जो फर्टिलाइजर का शेड्यूल था, हम लोगों ने 19-19 अभी चलाया था, इसमें नाइट्रोजन बेस का था कि पौधों की थोड़ी ग्रोथ हो जाए। अब जैसे इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चालू होने वाला है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग फर्टिगेशन का विशेष ध्यान रखते हैं, इसमें नाइट्रोजन का यूज कम करने का। अब उसको हमको थोड़ा कंट्रोल करना है क्योंकि बढ़वार की स्थिति हो गई, अब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चालू हुआ है। तो 19-19 को कम करके 052-34 फर्टिलाइजर का हमको इसमें उपयोग करना है। इसके अलावा जैसे अब फ्रूटिंग चालू हो रहा है तो हमको इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जमीन के माध्यम से और पत्तों के माध्यम से फोलियर स्प्रे में करना पड़ेगा। पर फील्ड में अगर अपने प्लांट लगा दिया है और माइक्रो न्यूट्रिएंट की समस्या बन रही है या इस टाइप से कोई समस्या आ रही है जिसमें प्लांट डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसकी पहचान हम करेंगे। जैसे कि पीलासपन आ रहा है या रेडपन आ रहा है, तो जैसे फेरस की या सल्फर की या मैग्नीशियम की, कैल्शियम की प्रॉब्लम आ रही है, कमी दिख रही है, तो उसका हम फोलियर स्प्रे करके इसमें इसकी पूर्ति कर सकते हैं। उसका भी एक रेशियो होता है, 1 लीटर में 1 ग्राम हम यूज़ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो ड्रिप के माध्यम से दिए जाते हैं, तो हर 15 दिन में एक आध बार हम ड्रिप से भी अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट देंगे तो उसकी पूर्ति बराबर होगी और प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। जैसा किसी पौधों को उसके बढ़वार के लिए NPK या अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट ये तो होता ही है, पर कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा होती है, जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट हुआ, ह्यूमिक एसिड हुआ, अमीनो एसिड हुआ, इनको भी हम लगभग 10 से 15 दिन में ड्रिप के माध्यम से देंगे या फोलियर स्प्रे करेंगे तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे हम लोग इसमें 98% ह्यूमिक एसिड यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जड़ें अच्छी बनेगी, मतलब पौधे का बेस अगर अच्छा हुआ तो पौधे में ग्रोथ अच्छी आएगी और बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलेगी। तो इस टाइप से हार्मोन्स का भी हम इसमें करेंगे उपयोग तो अच्छा रहेगा। सिंचाई का बहुत महत्व रहता है। इसको टाइम पे, जैसे शुरुआती अवस्था में जब अपन ने प्लांट लगाया था तो हर दूसरे दिन हमको इसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर लगभग 10 से 15 दिन बाद जब थोड़ा रूट सेट हो जाता है तो लगभग 4 से 5 दिन के अंतराल में इसकी सिंचाई होती है। जब फ्लावरिंग स्टेज चालू होता है या फ्रूटिंग पे आने लग जाता है तब थोड़ा सिंचाई को कंट्रोल करना पड़ता है। ये सिंचाई की अवस्थाओं को देखते हुए, जमीन की नमी को देखते हुए भी हमको उसको देख के काम करना पड़ेगा। स्ट्रॉबेरी की फसल को कुछ कीट और रोगों द्वारा भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। और ऐसी स्थिति में जैसे फ्लावर है तो उसमें इंसेक्ट की प्रॉब्लम आती है, मतलब कोई सी इंसेक्ट ने अगर फ्लावर के ऊपर डंक मारा है या उसके कली पे डंक मारा है तो वो स्ट्रॉबेरी बाद में टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे हमको इसमें इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करना पड़ेगा, कुछ नीम बेस के या कोई सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का हम
ऐसी अवस्था में स्प्रे करेंगे। इसमें थ्रिप्स की भी प्रॉब्लम आती है। थ्रिप्स मतलब एक मच्छर होता है, मच्छर टाइप होता है जो पत्तों के नीचे और ऊपर दोनों साइड बैठता है और उसका रस चूसता रहता है। तो ऐसी स्थिति में पूरा पौधा डैमेज होगा, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा प्लांट का। तो उस थ्रिप्स को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए भी जैसे नीम बेस का अगर अपन यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद भी ऐसा लगता है कि बहुत समस्या बढ़ रही है तो आपके जो केमिकल होते हैं उसको हम स्प्रे करेंगे, जैसे कि इमिडाक्लोरोपिड है, लगभग 5 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से हम यूज़ करेंगे और उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। के अलावा इसमें फंगस की प्रॉब्लम भी आती है, जो जिसे अपन रोग बोल सकते हैं। तो इसमें 2-3 तरह का रोग आता है। कभी कभी डंपिंग ऑफ होता है, मतलब पौधे ऑटोमेटिकली सूखने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नर्सरी प्रबंधन जहाँ होता है वहाँ से आपको अच्छे पौधे लेने का, जब भी आप प्लांटेशन खरीदें अच्छे नर्सरी से प्लांट खरीदें और लगाएं। अब जैसे 1.5 महीने की क्रॉप है, इसमें भी उपसुख की प्रॉब्लम या इस टाइप से प्रॉब्लम आती है, डंपिंग ऑफ की प्रॉब्लम आती है। तो बायोलॉजिकल केमिकल जैसे ट्राइकोडर्मा हुआ, सुडोमोनास हुआ, इसमें डेंचिंग करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या वैज्ञानिक तरीके से अगर अपन स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे तो हमको इसमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलने का संभावना बनेगा। और एक टाइमिंग का भी रहता है, अगर आप थोड़ा मार्केट को समझ के अच्छे टाइम पे अगर स्ट्रॉबेरी ग्रो करते हैं तो आपको आउट ऑफ सीजन अगर थोड़ा सा 15 दिन पहले मार्केट में स्ट्रॉबेरी लेकर जाएंगे तो आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। और स्ट्रॉबेरी का खेती बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और हर क्लाइमेट में, आज तो ऐसी स्थिति है कि जैसे ये वेराइटियाँ पहले हम बोलते थे पहाड़ों पर होती है, पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी हो रही है। हमारे यहाँ भी नॉर्मल टेम्परेचर जो सब तरफ है ऐसा टेम्परेचर और हो रहा है। तो उसको इसकी खेती को अगर अपन थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। लहसुन मसाला में प्रयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी फसल इस समय कई अवस्थाओं पर खेतों में खड़ी है। तो किसान भाइयों, इस फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों को उचित समय पर सही तरीके से करें, तभी गांठों का अच्छा विकास होगा और आपको उपज भरपूर मिलेगी। तो लहसुन की फसल में इस समय कौन कौन से प्रबंधनों को करना जरूरी है, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर IN शुक्ला। सभी किसान भाई ये जानते हैं कि लहसुन स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होने के साथ साथ इसमें तमाम ऐसे औषधीय गुण भी मिलते हैं, जिसके कारण यह सब्जी की बहुत प्रमुख फसलों में इसकी गणना की जाती है। इसके प्रबंधन के लिए अगर हम बात करते हैं कि किसान भाई समय से अपनी फसल में कौन कौन सा प्रबंधन किस समय करें, तो उसके लिए सबसे पहले बात आती है खरपतवार प्रबंधन की। किसान भाइयों, लहसुन एक नकदी फसल है और इस समय इस फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करना होता है, जैसे कि खरपतवार का नियंत्रण। तो आप इस फसल में खरपतवार पर नियंत्रण किस प्रकार करें, आइए जानते हैं। इसमें किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी फसल खरपतवार मुक्त होनी चाहिए। निकाई गुड़ाई प्रायः खुरपी की सहायता से करने से ज़्यादा लाभप्रद रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निकाई के साथ साथ पौधों के आसपास मिट्टी की गुड़ाई होती रहती है। चूँकि इनकी जड़ें उथली होती हैं, इसलिए निकाई और गुड़ाई का इस फसल में विशेष महत्व है। किसान भाइयों, किसी भी फसल में सिंचाई का एक अहम योगदान होता है। तो आप लहसुन की फसल में सिंचाई कौन कौन सी अवस्था में करें तथा इसमें कितनी सिंचाई करें, आइए जानते हैं। अब किसान भाइयों बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल में नमी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। नमी की उपलब्धता होने पर, जैसा कि हम शुरू में ही उर्वरक प्रबंधन के तौर पर आधी नाइट्रोजन की मात्रा शेष रह जाती है, इसको 2 बार में, पहली 45 से 50 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी 65-70 दिन की अवस्था पर हम खेत में पर्याप्त नमी होने की दशा में इसका खड़ी फसल में छिड़काव कर देते हैं। इससे फसल स्वस्थ तथा अच्छी
पैदावार वाली होती है। जब पौधे स्वस्थ होते हैं तभी हम अच्छे कंद वृद्धि की कल्पना कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों आती है बात रख रखाव तथा रोग एवं कीट प्रबंधन की। ऐसी दशा में जब फसल फील्ड में कम से कम 35-40 दिन की अवस्था की हो चुकी होती है तो इसमें इसके बाद कीट के रूप में थ्रिप्स के लगने की संभावना रहती है, जिसका फसल पर अधिक कुप्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी इसकी रोकथाम के लिए रोगोर की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इकसार छिड़काव कर देते हैं। 15 दिन के अंतराल पर कम से कम 2 छिड़काव अवश्य कर देना चाहिए। तो इससे फसल में लगने वाले किसी भी प्रकार के कीट की पूरी रोकथाम हो जाती है। इसके बाद इसमें जो बीमारियों के लगने की भी संभावना रहती है, प्रमुख रूप से पर्पिल ब्लाच तथा स्टेफाइलम ब्लाइट नाम का रोग इसमें लगने की संभावना रहती है। ये प्रमुख रूप से पत्तियों पर लगता है और इसमें पत्तियों पर धब्बे आ जाते हैं। अंदरूनी भाग में पर्पिल ब्लाच नाम की जो बीमारी है उसमें पत्तियों की अंदरूनी भाग में धब्बे, जो किल्ले जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसके आसपास इस तरह के धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे भूरे होकर के सूखने की अवस्था तक ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसकी रोकथाम के लिए इंडोफिलियम 45 नाम की दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके कम से कम इसका 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम अपनी फसल में समय पर इसका छिड़काव कर देते हैं तो इन दोनों ही बीमारियों के लगने की संभावना पूर्णतया लगभग समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, लहसुन की फसल में समय समय पर अगर हम प्रबंधन करते हैं और प्रमुख रूप से जब कंद बनने की अवस्था आती है, ऐसी अवस्था में अपने खेत में किसान भाइयों को चाहिए कि पर्याप्त नमी बनी रहे, इसका विशेष रूप से उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो किसान भाइयों को अपनी फसल से पर्याप्त उपज मिलने की संभावना रहती है। और अक्सर देखा गया है कि किसान आलू की खुदाई का कार्य मजदूरों द्वारा करवाते हैं, जिसमें मजदूरों की समस्या तो रहती ही है, साथ ही खुदाई पर खर्च भी अधिक आता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने आलू खुदाई यंत्र का आविष्कार किया है। तो ये यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी है और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब आलू उखाड़ने की समय आ रही है, तो इस पे जो मानव द्वारा मैनुअली जो हम लोग आलू उखाड़ते हैं उसमें कुदाल से उखाड़ते हैं और उखाड़ने के बाद फिर उसे मिट्टी से अलग करते हैं, फिर उसकी डंठल को अलग करते हैं, जिसमें आलू उखाड़ने की जो कार्य क्षमता है वो बहुत कम होती है। मानव द्वारा करते हैं तो वो लगभग 25 से 30 के आसपास लगभग 1 हेक्टेयर के लिए मैंडेज लगता है। नुकसान भी होता है, कुछ आलू जो उसमें दाग लग जाते हैं या फिर। पोटैटो डिगर मशीन से आलू खुदाई के लाभ व उपयोगिता। आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई जल्दी हो जाती है, साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है, एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और उसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। लेकिन अगर मशीन द्वारा आप आलू की उखाड़ने की हार्वेस्ट करें, देखिएगा जो पोटैटो डिगर बोलते हैं, जो मशीन हमारे होते हैं वो पोटैटो डिगर होता है, उसमें सिंगल रो और डबल रो 2 तरह के होते हैं। तो सिंगल रो का जो उसका कैपेसिटी है वो करीब 1 से 1.5 हेक्टेयर पर आवर है, और अगर 2 रो की बात करें तो उससे 2 से करीब 2.5 तक जाता है, 2 से 2.5-3 हेक्टेयर तक उसमें हम लोग आलू की उखाड़ सकते हैं पर आवर में। पोटैटो डिगर मशीन की कार्यविधि। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा इस यंत्र से आलू की खुदाई करने के क्या क्या फायदे हैं, इसको देखते हुए यदि आप आलू खुदाई यंत्र का उपयोग करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये जान लें कि यह यंत्र किस प्रकार कार्य करता है।
और आलू अच्छे तरह से उसको उखाड़ा जाता है। देखेंगे इसमें कि 2 ब्लेड आगे की ओर लगा, अगर डबल रो का है तो 2 ब्लेड लगा हुआ है और 4 डिस्क लगे होते हैं कि जो कि रो में चलते हैं, और वो आगे का ब्लेड उस रो के अंदर जाता है और जाने के बाद एक एलिवेटर लगा हुआ रहता है जो कि आलू उखाड़ करके उस पर जाता है और वो उछलता है। वहाँ पे उछलने से होता है कि उछलने से मिट्टी जो आलू में लगे होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और वो फिर जो पीछे की ओर आते हैं एक रोलर लगा रहता है। रोलर लगाने का कारण यह है कि जो हमारा मिट्टी जो उखड़ा और रोलर उसको दाबते जाता है, बेड टाइप का बनाते जाता है और उस पर आलू आता है ताकि आप आसानी से उसे उठाया जा सकता है। तो अगर इस मशीन की अगर रख रखाव की बात करें तो रख रखाव में कुछ नहीं, जब भी काम करे तो उसके बाद जब रखने के लिए लाते हैं तो उसमें हम लोग पानी से उसको बढ़िया से धो दें, और जहाँ पे ग्रीसिंग ऑयलिंग करना है तो वहाँ पे हम लोग ग्रीसिंग ऑयलिंग करते हैं। ये लगभग 35 से 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से चलते हैं। इसकी जो हमारे सिंगल जो रो पोटैटो डिगर है उसका कीमत करीब 30 से 35 हज़ार के आसपास पड़ते हैं, और अगर डबल रो की बात करें तो 40 से 45 हज़ार के आसपास रुपये इसका कॉस्ट पड़ता है। और इस पर काफ़ी गवर्नमेंट जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने सब्सिडी भी दे रखा है। कल आलू उखाड़ने की प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं तो अगर आप 25 मैन पावर लेके चलते हैं, और आज की जो मैन पावर मिलना एक तो कठिन है, अगर मिलती है तो 300 रुपया प्रति लेबर के हिसाब से रखे तो 7,500 रुपया होता है। और अगर ट्रैक्टर जो पोटैटो डिगर ट्रैक्टर ऑपरेटेड है उससे अगर हम चलाते हैं तो अगर 35 हॉर्स पावर लगते हैं तो 3.5 लीटर डीजल का दाम रख दिए, करीब 200 वो हो गया, और 300 लेबर की रखे तो 2-3-500 500-550 के आसपास प्रति आवर लगेगा 1 हेक्टेयर उसकी आलू की खुदाई हो सकती है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अकोला, जिला उदयपुर के कृषक हरिकेश सिंह ने। आप सब्जियों की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हरिकेश सिंह जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अभी किसान भाइयों जो सब्जी की बात करें, सब्जी रोप की तैयार की बात करें, अपने जो टमाटर, बैगन, मिर्ची की आप रोपाई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, इसकी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसमें आप उन्नत किस्म के बीज का चुनाव करें। प्रदेश के बहुत से किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन अच्छा मुनाफा वही किसान कमाते हैं जो मौसम और क्षेत्र के अनुसार सब्जियों की उन्नत किस्मों का चयन कर खेती करते हैं। तो आइए जानते हैं सब्जियों की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के बारे में, जो इस प्रकार से है। टमाटर की अधिक उपज देने वाली संकर किस्में: पूसा संकर 1, 2, 4, पूसा 120, पूसा शीतल, रोमा। औसत उपज 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं मिर्च की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के बारे में, जो इस प्रकार है। पूसा ललकार, पूसा सदाबहार, पंत मिर्च 1, 2। औसत उपज 250 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं बैंगन की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के बारे में, जो इस प्रकार है। पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा श्यामला। औसत उपज 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बैंगन की अधिक पैदावार देने वाली संकर किस्में: पूसा क्रांति, पूसा अंकुर, पूसा संकर 6-9। औसत उपज 450 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। टमाटर बैंगन का बीज दर 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। मिर्च का बीज दर 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं लौकी की उन्नत किस्मों के बारे में, जो इस प्रकार से है। पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मंजूरी, पूसा मेघदूत। तरबूज की उन्नत किस्में: शुगर बेबी, मधु, दुर्गापुरा मीठा, अर्का ज्योति। खरबूजे की उन्नत किस्में: दुर्गापुरा मधु, पंजाब सुनहरी, अर्काजीत, हरा मधु, पूसा मधुरस। खीरे की उन्नत किस्में: बालम खीरा, पाइन सेट, पूसा संयोग। ककड़ी की उन्नत किस्में: अर्का शीतल, लखनऊ अगेती।
जहाँ से हो सके आप जो अपनी जो एक कॉलेज है या फिर जो सरकारी संस्था है उससे आप बीज लें और बीज उपचार करके ही आप उसकी बुआई करें। और एक पंक्तिबद्ध तरीके होते हैं जिसमें आप मेड़ बना के जो आप करते हैं उसके हिसाब से आप जो लाइन सोइंग बनती है उसके हिसाब से करें। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैविक तरीके से बैगन खेती कर रहे किसान से मुलाकात। मुर्गियों के चूजों का ठंड के मौसम में प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।